प्रीति अपने घर की सबसे बड़ी और समझदार बेटी थी, लेकिन उसका सांवलापन उसके लिए दिन ब दिन अभिशाप बनता जा रहा था, क्योंकि उसके छोटे भाई बहन सभी गोरे गोरे थे और सभी की शादी भी हो चुकी थी। लेकिन प्रीति का सांवला रंग देखकर कोई भी उसे पसंद ही नहीं करता था। इसी वजह से उसकी शादी भी नहीं हुई और उसके छोटे भाई बहनों की शादी हो गई। अब उसकी चिंता उसके माँ बाप को सताने लगी। आज फिर उसे लड़का देखने वाले आ रहे थे। उसकी माँ के लिए पीले रंग की सलवार सूट प्रीति के लिए निकाल ले आई और बोली, इन्हें पहनकर ही उनके सामने आना और थोड़ा ढंग से तैयार होकर आना। प्रीति ने कहा, माँ, मुझे क्यों आप हर बार अपनी बेइज्जती करवाने के लिए लड़के वाले के सामने भेज देती हो? तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी, तुझे घर में भी बिठा कर तो मैं नहीं रख सकता हूँ। तुम दिन अब तुम्हारी उम्र होते जा रही है और एक तो तुम्हारी भाभी हमें हर वक्त ताने सुनाती रहती है कि इतनी उम्र हो गई है और अपनी बेटी को घर पर ही बैठा के रखी है। तुम्हारी भाभी को तो तुम एक आंख भी नहीं भाती हो और तुम्हारा भाई भी कुछ नहीं बोलता है। वह भी क्या बोलेगा आखिर? देख रहा है कि तुम भी तो कई कई सालों से यहाँ पर पड़ी रही हो। अगर हरदम के लिए ऐसा ही अगर हो गया तो तुम्हारा सब यहाँ पर जीना दुर्लभ कर देंगे। मेरी जिंदगी तो बस अब कुछ सालों की है, फिर तुम्हारा क्या होगा? लेकिन माँ, प्रीति बोलना ही चाह रही थी कि उसकी माँ उसे चुप करवा देती है। उसी समय उसे चुप करा कर कहती है, चुप हो जा और तैयार होकर बाहर आ जा। प्रीति का माँ बहुत गुस्से में बाहर निकल गई। तो पिताजी पूछे क्या हुआ, तो वह मुस्कुरा कर वहाँ से चली गई। प्रीति बेचारी कुछ भी नहीं बोल पाई थी और चुपचाप अपने कमरे में बैठी बस आंसू बहाती रही और माँ की बातों को याद कर रही थी। प्रीति की माँ जब बाहर गई, अपने पति को इधर से उधर चक्कर लगाते हुए देखकर पूछी, आप ऐसा क्यों चक्कर लगा रहे हैं जी? जो होना होगा वही तो होगा। उस पर प्रीति के पिताजी बोले, आज हमारी बेटी का रिश्ता पक्का अगर नहीं हुआ तो बहू हमारी बेटी को उम्र भर ताने मारती रहेगी और मुझे तो यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तो चाह रहा हूँ कि हमारी जिंदगी में ही मेरी बेटी का घर बस जाए। मेरी बेटी कितनी सहन करती है यहाँ पर अपनी छोटी भाभी का। छोटी होने के नाते भी वह हर बार सहती है और उसका काम में भी हेल्प करती है। अपनी बेटी को ऐसे दुख होते हुए, परेशान होते हुए हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दोनों ही यह सब बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर घर के सामने एक बहुत ही चमचमाती बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। उसमें से लड़के के माँ बाप और खुद लड़का गाड़ी में से निकलता है। उसके लड़के की बहन भी साथ में होती है। तो दरवाजे पर संजना के माँ बाप हाथ जोड़कर उनके स्वागत के लिए खड़े थे। अंदर आते ही प्रीति के पिताजी ने कहा कि साहब, हमारी बेटी बहुत ही गुणी और समझदार है। जिस घर में भी अगर जाएगी तो उस घर को तो सचमुच स्वर्ग ही बना देगी। लेकिन हाँ, बस एक बात की कमी है। उस पर लड़के वाले कहे, कमी? वह क्या कमी है? इस पर प्रीति के पिताजी बोले, बस वह देखने में थोड़ा रंग की सावली है और ऐसे तो उसमें गुण तो कूट कूट के भरे हुए हैं। वैसी लड़की कभी भी कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको। बस सांवलापन के चलते आप उसे गुण का अंदाजा मत लगा लीजिएगा। उस पर लड़के वाले कहते हैं, ठीक है, मैं भी तो देखूं कितना गुणी है आपकी बेटी, बुलाइए। तभी प्रीति अपनी भाभी के साथ चाय नाश्ता लेकर आ जाती है और लड़के वाले के देखते ही उसके बस हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उसे पता था यह लोग भी केवल सिर्फ उसका चेहरा ही देखेंगे। कोई भी अभी तक रिश्ता आया है तो सबसे पहले उसके लिए उसके चेहरे को ही देखा है। उसके गुण के तो देखना पसंद ही नहीं किया है किसी ने। प्रीति उनके सामने आई तो उसे देखते ही सबका चेहरा उतर गया। बात करते करते सभी रुक के, अभी थोड़ी देर पहले ही तो सभी का चेहरा खिलखिला रहा था और सभी उदास हो गए। लड़के की माँ प्रीति के पिताजी से कहते हैं, अरे यह तो बहुत ही काली है, आप तो सिर्फ सांवला बोल रहे थे। भाई साहब, आप ही देखो, क्या यह हमारे बेटे के बराबर में बैठने उठने के लायक भी है? दोनों का तो जोड़ी मेल ही नहीं रहा है। कहाँ मेरा बेटा खूबसूरत और आपकी बेटी बदसूरत। आप मेरे बेटे के गले इसे मरना चाह रहे थे, गुण पर गुण बदलाकर। अरे सबसे पहले तो कोई भी चेहरा ही देखेगा,
गुण तो बाद में ही देखेगा। मेरे हीरे जैसे बेटे के गले बांधने चले थे। हम दोनों को आपकी बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने पास ही रखी इतनी समझदार और गुणी बेटी को आप ही का घर स्वर्ग बनाएगी। उस पर लड़के की बहन बोलती है, इनको अगर मैं हरदम देखूंगा तो मेरा तो दिन ही खराब हो जाएगा। तभी प्रीति के पिताजी बेटी को अंदर रूम में भेज देते हैं। प्रीति वहां अंदर चली जाती है रूम में। तब उसके पिताजी ने लड़के वालों से कहा कि साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी के लिए यह रिश्ता नहीं हुआ तो वह बहुत बदनाम हो जाएगी। मेरी आपको बहुत विनती मैं कर रहा हूँ। आप जितना भी कहिएगा उतना मैं दहेज देने के लिए तैयार हूँ। तो लड़के के पिता मोहन जी बहुत ही लालची जो व्यक्ति थे, वो दहेज की बात सुनते ही कुछ सोचते हुए कहा, तो आप अपनी बेटी की दहेज में क्या क्या आखिर दे सकते हैं, क्योंकि वह तो पैसों के आगे अपने बेटे को भी बेच सकता था। तभी प्रीति के पिताजी मोहन जी से बोले कि जो आप कहिएगा साहब, वह सब हम आपको देने के लिए तैयार हैं। यह सब सारी बातें सुनकर लड़का तो भड़क उठता है। अपने पिताजी से कहता है कि पापा, आप यह क्या बोल जा रहे हैं। तो लड़के की माँ पूनम जी कहती है, तू चुप कर। जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को चुप ही हो जाना चाहिए। तुम्हारे भलाई के लिए ही तो कह रहे हैं। अपनी माँ की मुंह से यह सारी बातें सुनकर लड़के को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से पैर पटकता हुआ जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। उसके जाते ही पूनम जी लड़की की माँ से बोलती है, आप तो बस शादी की तैयारियां करो जी। इतना सुनते ही प्रीति के पिताजी खुश हो जाते हैं और प्रीति की माँ भी अंदर जाकर अपनी बेटी को खुशखबरी देती है। बोली, बेटी आज तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। प्रीति को तो यकीन ही नहीं कर पाई और सोचने लगी कि वह सब तो मेरे सामने ही मेरे कालेपन पर सवाल उठा रहे थे। माँ पापा मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वह एकदम से राजी कैसे हो गए, कैसे मान गए। शादी के लिए तो प्रीति के पिताजी बोले, तो ज्यादा मत सोच बेटी, खुशी से ही हाँ किया है। तुम्हारी जब शादी हो जाएगी तब हम बस इस घर में अच्छे से रह पाएंगे, निफिकिर हो जाएंगे। नहीं तो तुम्हारी शादी को लेकर घर में हरदम हंगामा होता ही रहेगा। बेटी ज्यादा मत सोच और शादी की तैयारियां करो। उधर लड़के वाले अपने घर पहुंच जाते हैं। घर जाकर लड़का अपने माँ बाप को बहुत कुछ बोलता सुनाता है। उस बदसूरत काली कटोटी लड़की के दोबारा मैं शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ माँ पापा, और आप लोग मुझे उसकी जिंदगी साथ में जोड़ना चाहते हैं और मेरे सर पर बिठा दीजिएगा, मेरी पत्नी बना दीजिएगा। कभी मेरे बारे में भी सोचा है कि समाज में लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त में भी मजाक उड़ेगा। मैं देखने में कितना अच्छा हूँ और वो थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लग रही है, दूर से ही काली कोयले की तरह। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा वह लोग मनचाहा दहेज देने के लिए जब तैयार हो गए हैं तो हमें और क्या चाहिए। एक बार अच्छा सा दहेज मिल जाए, फिर उस काली लड़की को क्या करना है वह तो बात की बाद में देखेंगे। अरे उसे नौकरानी बनाकर घर का कम से कम सारा काम तो करा ही लेंगे। उस पर लड़का ने कहा, माँ आप लोग दहेज के लालच में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। पूनम जी बोलती है, नहीं बेटा, बस एक बार दहेज ले लेते हैं, फिर तुम उस काली कलूटी को नजदीक भी मत आने देना और कुछ दिनों के बाद उसे तुम तलाक दे देना, नहीं तो अलग से एक और शादी कर लेना। लड़का इस बात से सहमत हो जाता है और पैसे की लालच में अपने माँ बाप का साथ देता है। उसके मन में थोड़ा सा भी विचार नहीं आता है कि उस लड़की का आखिर प्रीति का क्या होगा। सिर्फ अपने बारे में सोचता है और सभी जगह कार्ड बटाने लगता है। लड़के वालों के घर शादी की तैयारियां भी होने लगती है। क्या क्या फरमाइशें है सब पूनम जी यानी कि राजू की माँ, लड़के की माँ सब बता देती है लड़की वाले को। प्रीति के पिताजी सभी सामग्री लेने लगते हैं, क्या क्या दहेज में देना है, और बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करते हैं। प्रीति का विदाई हो जाता है अपने मायके से। जब वह ससुराल पहुंचती है तो उसकी सास बहुत बड़ा सा घूंघट निकाल देती है प्रीति का, जिससे उसका चेहरा कोई भी देख ना सके। अपने पति के साथ दरवाजे पर गृह प्रवेश के इंतजार में, अंदर आने के इंतजार में बहुत देर तक खड़ी ही थी कि वहां पर मोहल्ले की औरतें नई नई बहू को देखने के लिए बेताब थी।
वो उसका चेहरा देखना चाह रही थी, लेकिन घूंघट की वजह से देख नहीं पा रही थी। वे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि आखिर पूनम किस चांद के टुकड़े को अपने बेटे के लिए पसंद किया है। सभी औरतें हंसी मजाक टिटोलियां कर रही थी। तभी पूनम अपनी बहू के पास आकर कान में कहती है, अपना घूंघट मत उठाना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तुम्हारा घूंघट हटने से हमारा नाक कट जाएगा। वैसे भी तुम्हारा पति शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हमारे कहने पर वह माना है और वह अपना मजाक उड़ता हुआ देखकर तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। इतना ही कहकर वहां से चली जाती है। लेकिन प्रीति का पति उसके साथ खड़ा रहने पर भी वहां पर उसको अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। प्रीति की सास अपनी बहू बेटे का गृह प्रवेश कराकर घर के जब अंदर ले आई तो बहू के अंदर आने पर वहां पर की सभी औरतें मोहल्ले की पूनम को अपनी बहू का चेहरा दिखलाने के लिए बहुत ही ज्यादा जिद करने लगी। कहने लगी, अरे पूनम बहन, हम तो बहू के मुंह दिखाई कर दो, हम भी तो देखे कि कितनी खूबसूरत बहू लेकर आई है। एक औरत बोलती है, हम नजर नहीं लगाएंगे। ऐसा एक औरत के कहने पर वहां पर की सारी मौजूद औरतें हंसने लगती है और मजाक उड़ाने लगती है। पूनम जी भी बहुत बहाने बनाने लगती है, क्योंकि वह जानती थी कि प्रीति बहुत ही काली कलूटी है, पर प्रीति का चेहरा नहीं छुपा पाई। और अब औरतें ने जिद की तो पूनम जी अपनी बहू का पछताते हुए घूंघट उठाने लगती है। घूंघट उठाते ही वहां पर की सभी औरतें, मोहल्ले की सब औरतें चौंक जाती है। यह क्या पूनम, तुम अपने इकलौते हैंडसम बेटे के लिए यह कैसी बहू लेकर आ गई हो? बहुत सारे लगता है दहेज ऐठी होगी। वहां पर की सभी औरतें बहुत मजाक उड़ाने लगती है पूनम का। यह सब बातें सुन वहां पर खड़ा पूनम के बेटे को गुस्सा आ जाता है। वह कमरे में चला जाता है बहुत ही गुस्सा होते हुए और जाकर बेड पर सो जाता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी पत्नी मुझे मिलेगी। मेरी माँ बाप की यह गलती की वजह से आज मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गया। अफसोस करते हुए रोने लगता है। उधर जब महिलाएं पूनम को बहुत खरी खोटी सुनाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई ऐसी बहू को लाने के लिए, तुम तो अपने राजकुमार को लगता है सौदा करके आई हो, तभी तो इतना सारा सामान में तुमने अपने बेटे को ही बेच दिया। प्रीति को भी यह सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह जानती है कि सौदा तो मेरे पिताजी किए हैं, लेकिन उनकी तो मजबूरी थी। अगर मेरी शादी पैसों के लालच देकर नहीं करते तो कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। मेरा चेहरा देखकर और भाभी तो मेरा जीना ही दुसार कर दी थी वहां पर, और पिताजी माँ को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए तो मेरा घर बसाया था। जब घर बस ही गया है तो मैं उसे पूरे निभाऊंगी। यह सोचकर प्रीति भी जब अपने पति के रूम में जाती है तो उसका पति उसी पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे रूम में आने के लिए, मेरे बराबर बैठने के लिए? काली कलूटी, बाहर इतनी बेइज्जती करवाकर क्या तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम अभी मुझे अपनी सूरत दिखलाकर मुझे और भी गुस्सा दिलवाने आ गई हो मेरे रूम में? उसका पति चिल्लाए ही जा रहा था और बेड से प्रीति को धक्का दे दिया और बोला, अब से तुम कभी भी मेरे बेड के आस पास भी नजर मत आना। सोफे पर जाकर सो जाओ। यह बेड मेरा है और जो चीज हमें पसंद नहीं होता है उसे मैं अपने बेड पर नहीं रखना, इसलिए कभी भी भटकना भी मत। वैसे ही रात बीत जाता है। जब प्रीति सुबह उठती है तो सीधे किचन में चली जाती है और जाकर अपने पति के लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाने लगती है। उसके बाद डरी सहमी हुई अपने रूम में पति को कॉफी देने कमरे में जब आती है तो उसका पति हल्का जागा होता है। उसकी पायलों की आवाज़ सुनकर प्रीति बोलती है, लीजिए जी, आपके लिए मैं कॉफ़ी लाई हूँ, उठ जाइए। उसका पति आँख मचलते और अंगड़ाइयाँ लेकर जब उठता है तो अपनी पत्नी यानी कि प्रीति को सामने देखकर फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हें कुछ समझ में सचमुच नहीं आता है? अरे तुम अपनी सूरत दिखलाकर मेरा सचमुच सारा दिन ही खराब कर दी। आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं प्रीति के, लेकिन वह हिम्मत करके धीरे से बोलती है,
जी, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आई हूँ, पी लीजिए। लेकिन उसका पति कॉफ़ी पीने की जगह पर लेकर उसके ऊपर ही भीग देता है, जिसकी वजह से प्रीति का हाथ और पेट जल जाता है। वह चिल्लाती है तो उसके सास ससुर दौड़कर आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? प्रीति रोते हुए बोली, जी इन्होंने गर्म कॉफी मेरे ऊपर फेंक दिया, जला दिया मुझे। तभी प्रीति की सास पूनम बोलती है, तुमको कौन बोला था इसके लिए कॉफी लाने के लिए बनाकर? सुबह सुबह मेरे बेटे को अपनी एक तो बदसूरत चेहरा दिखला दी। ऐसी खड़ी खोटी बातें अपनी सास की मुंह से सुनकर उसे बहुत खराब लगा। वह रोने लगी। उसकी सास बोली, रोना धोना बंद कर और इसे सबसे पहले साफ कर। पूनम अपने बेटे से बोलती है, बेटा चलो तुम्हारे लिए मैं गर्मा गर्म तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनाई हूँ। कहकर पूनम जी बाहर चली गई अपने बेटे को लेकर। प्रीति ने अपने जले हुए हाथ से हाथ और पैर पर थोड़ा सा दवाइयाँ लगाया, फिर सारा घर का काम करने लगी उसी हाथों से, क्योंकि उसे आंसू दे वहाँ पर उसका आंसू देखने वाला, दुख दर्द समझने वाला यहाँ पर तो कोई था ही नहीं। मन हल्का करने के लिए इसलिए उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और बोली, माँ मेरे पति तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और मुझे तो अपने साथ उनको देखने में इंसल्ट लगता है। किसी से मुझे मिलवाना भी नहीं चाहते अपनी पत्नी के रूप में। फिर आपने मुझे जबरदस्ती शादी में क्यों बांध दिया? मैं यहाँ पर तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। कम से कम मैं मायके में भाभी के कुछ कहने पर आपके पास तो आकर आंसू बहाने के लिए आ जाती थी, आप मुझे समझती थी। लेकिन यहाँ किसके पास जाऊँ? कोई भी अपना नहीं है यहाँ। सब पैसों के लालच में मुझसे शादी किए हैं हुआ है और यह बात आप भी जानती है। फिर ऐसे नर्क में मुझे क्यों ढकोल दी तू? उधर से माँ बोलती है, बेटी अभी कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। साथ में रहने से सब ठीक हो जाता है। तुम्हें इन्हें सज सवल तैयार रहकर हमेशा अपने पति को रिझाने की कोशिश करते रहना, उनका दिल का हाल चाल जानने का कोशिश करना। एक बार तुम्हारे पति तुम्हारे पास आ जाएंगे और बाल बच्चे हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हरदम कोशिश करते रहना, हार मत मानना। वे तुम्हारा ससुराल है बेटी, और ससुराल से अर्थी ही आती है, विदाई तो सिर्फ मायके से होता है। इतना ही कहकर समझाकर उसकी माँ, प्रीति की माँ, फोन काट दी। इधर प्रीति बहुत रोई और फिर उसके बाद अपनी माँ की बातें याद कर दूसरे दिन ही से ही सज संवरना शुरू कर दी। उसमें प्रीति की ननद भी साथ दे रही थी। प्रीति की ननद बाकी घर वालों से बिल्कुल अलग थी, लेकिन फिर भी उन लोगों की बात में आ जाती थी। वो उसका दुख दर्द समझती थी, लेकिन वह तो बाहर में पढ़ती थी, इसलिए कुछ दिनों के बाद हॉस्टल में पढ़ने के लिए चली गई। इधर प्रीति अपने पति के पास गई तो उसका पति लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। प्रीति लेकिन धीमे आवाज़ में अपने पति से पूछती है, देखिए जी मैं कैसी लग रही हूँ? उसका पति उसकी कलाई को जोर से पकड़कर मोड़ देता है और आईने के पास ले जाकर कहता है, देख लो खुद ही कैसी लग रही हो, काली कलूटी बंदरिया की तरह। मेरे सामने फिर कभी भी कोशिश मत करना आने की। बार बार क्यों आ जाती हो मेरे नज़रों के सामने? अरे मुझसे तुम जितना ही दूर हो सके रहो और मेरे सामने आओ तो घूंघट डालकर रहने की कोशिश करो। प्रीति अपने रूम में चली गई और वहाँ बैठकर बहुत देर तक रोती रही। एक दिन तो उसके पति के कुछ दोस्त आ गए थे। उसका पति अपने दोस्त को बगीचे में ही बैठा दिया और बातें करने लगा। उनमें से एक दोस्त कहा, अरे यार राजू, तुमने शादी भी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं शादी में। दूसरा दोस्त कहता है, चल यार शादी में तो नहीं बुलाया कोई बात नहीं है, लेकिन भाभी जी से तो मिलवा दे। उस पर राजू परेशान हो गया और सोचने लगा, अगर उस बदसूरत लड़की को मिलाया तो पूरे ऑफिस में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि यह तो ऑफिस में जाकर मेरे दोस्त ढिंढोरा पीट ही देंगे और दोस्तों में इज्जत तो जाएगा ही। प्रीति यह सब बातें सुन लेती है, अपने पति को पछताते हुए भी देख लेती है। इसलिए उसने सोचा कि लोग तो खास तौर उनके दोस्त मुझसे ही मिलने आए हैं, तो मुझे अच्छे से तैयार होकर उनके सामने जाना चाहिए। शायद कुछ मेरे पति को अच्छा लगेगा
उसने आईने के पास जाकर ढेर सारे पाउडर क्रीम लगाया और अच्छे से तैयार होकर चाय लेकर जब दोस्त के पास गई। तो दोस्तों, आज की आगे की स्टोरी अगर आप सुनने में दिलचस्प रखते हैं कि प्रीति के साथ आखिर क्या हुआ, तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर स्टोरी पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और कॉमेंट में बतलाइएगा कि कैसा लगा। तो पार्ट 2 हम कल लाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।